जैसे आज का ये पेपर रहा था राजस्थान सेट का काफी टाइम बाद में पेपर हुआ, बहुत एक्साइटमेंट भी था और ऐसे उम्मीद ज्यादा थी कि सीएसआईआर जैसे टफ पड़ता है, सेट तो इजी ही पड़ेगा। और थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होता है ना कि जैसे ये तो हम कर ही लेंगे, और हर कोई चाहता है कि चलो नेगेटिव मार्किंग जैसा नहीं है, तो थोड़ा सो फीलिंग आता है कि गुड फीलिंग सा लगता है ना। तो आफ्टर ऑल पेपर को लेकर के आपके क्या व्यूज हैं, कुछ शेयर करें अपने व्यूज हमारे साथ, ताकि हम बाकी सब जान पाएं कि पेपर ओवरऑल कैसा लगा, क्या आपको डिफिकल्टी लगी, कहाँ आपको इजीनेस लगा, और आपके एक्सपेक्टेशन में और रियल पेपर में कोई अंतर था क्या? सर जो पिछली बार जो सेट हुआ था उसके से थोड़ा लेवल सही था, मतलब मीडियम लेवल का था। हम्म। और जैसा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है ना, हम्म। हाँ उसके जैसा लगा मेरे को सर ये। अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो लेवल के क्वेश्चन होते हैं वैसा हाँ कुछ क्वेश्चन लगा आपको? हाँ, ठीक जैसे है। लेवल का। ठीक है, ठीक है। और जैसे एक ऐसे पूछा जाए कि जैसे सीएसआईआर का जो आप रूटीन में तैयारी करते हो और इसकी तैयारी में, तो आपको ज़्यादा गैप फील हुआ क्या कुछ, या मतलब एक जैसा लेवल था इनका? नहीं सर, मतलब जैसे नेट से थोड़ा लेवल कम था इसका, लेकिन नेट की तैयारी करने से बहुत हेल्प मिली मेरे को इससे। अच्छा, मतलब आप रूटीन में नेट की तैयारी करते हैं तो ये पेपर आपके लिए आराम से हो जाता है, ऐसा कुछ आपको फील हाँ हुआ? जैसे जैसे आशा ने आप अभी ऐड किया था कि कुछ क्वेश्चंस में भी दिक्कत लगी थी, तो आपको भी ऐसा लगा कि कुछ क्वेश्चंस में लैंग्वेज वाइज मिस्टेक रही होगी? हाँ, थोड़ा था क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसा था कि हाँ ये मतलब सब चारों क्वेश्चन इसके मतलब चारों आंसर के सही हो सकते हैं। दो चार क्वेश्चन थे इसमें। ओके, ओके। और ओवरऑल देखिए जाए तो जैसे पेपर को देने के बाद में जैसे आपको मतलब किस प्रकार का फील हो रहा है, कि मतलब अच्छा लग रहा है, या मतलब ऐसे कि जैसे आपकी तैयारी के हिसाब से ठीक हुआ, या कैसा गया आपका पेपर? सर तैयारी के हिसाब से तो ठीक था मेरा। अच्छा, तैयारी के हिसाब से ठीक है। थोड़ा सा जैसे आप जैसे कि सेंटर के अंदर जैसे हम लोग नहीं जा पाते, बाहर से कोई भी अलाउड नहीं होता है, आप लोग एग्जाम हॉल में भी रहे थे, तो आप थोड़ा सा ये ऐड करेंगे कि एग्जाम हॉल की सिचुएशन क्या थी, मतलब बच्चे आराम से कंफर्टेबल थे वहाँ पे आपके सेंटर पे? बच्चे कितने का absent थे? सर जो मेरी क्लास में जहाँ तक मेरा सेक्टर कोटा था यहाँ पे, हम्म। और कोटा में मेरी जो जिसमें बैठा हूँ तो मैं रूम में, हम्म। उसमें तीन बच्चे एबसेंट थे और हम्म। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सब अच्छा था व्यवस्था सब। मतलब काफी अच्छी स्ट्रेंथ थी। हाँ सर, हाँ, मतलब absentee बहुत कम थे, है ना? बहुत कम थे। ओके, ओके, ठीक है। जैसे नॉर्मली जो होता है ना कि जैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसका कैसा इम्पैक्ट रहा आपके नज़रिए से? तो नेगेटिव मार्किंग से जैसे फिर वो क्वेश्चन आ भी गया तो फिर सोच के कि हाँ ये हो सकता है तो वहाँ पे वो लगा सकते हैं उसमें। ये तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता हमें। ओके, 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 ओके। थैंक यू नरेश, थैंक यू सो मच। तो अभी मैं एक चीज़ आंचल आपसे दोबारा पूछना चाहूँगा कि जैसे नेट के पेपर में जैसे टाइमिंग को लेकर के इश्यूज होता है स्टूडेंट्स को, कि जैसे टाइम बहुत कम सा फील होता है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पाते, तो यहाँ तो ऐसा नहीं रहा होगा? सर थोड़ा सा ऐसा हुआ था कि ओएमआर फिल करने में, क्योंकि अभी ऑनलाइन उसकी आदत हो चुकी है, क्योंकि नेट के एग्जाम ऑनलाइन ही होते हैं, तो ऑफलाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी ओएमआर फिल करने में। टाइम लग रहा था और लास्ट में ऐसा लग रहा था कि टाइम थोड़ा ही बचा है, तो जल्दी जल्दी रश हो रहा था काफी। ओके, ओके, यानी कि रूटीन में नेट के जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी वजह से ऑफलाइन पे आप आए, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लगा ना कि ये थोड़ा सा यस सर। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब बाकी जैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं होने से लास्ट मोमेंट में आपने क्या किया? जैसे हम वैसे नहीं पूछ रहे कि आपने वैसे क्या किया, बट आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही थी लास्ट मोमेंट पे? जैसे कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, तो वहां आपने कुछ किया क्या ऐसा, जैसे हाँ नेगेटिव? सर, मैंने पहले से ही वो आंसर टिक करके रखे थे, अगर मुझे नहीं भी आ रहे तो जिनमें डाउट था मैंने पहले ही उसको टिक करके रखा था, तो लास्ट टाइम में मतलब एंड मोमेंट पे मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुई सोचने में कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा आंसर टिक करना है। ओके, 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 यानी कि आपने पहले से जो प्लानिंग की वो सारी की सारी इम्प्लीमेंट बहुत आराम से हो गई थी, टाइमली आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आई थी। यस सर। ओके, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पुनीत, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? नहीं ओके। आपका सेंटर कहाँ पे था? सर, मेरा सेंटर भरतपुर था। अच्छा, भरतपुर सेंटर रहा था आपका, तो आपके वहाँ के एक्सपीरियंस किस प्रकार के रहे, मतलब स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे काफी सारे? हाँ सर, मेरा जो रूम में सेंटर था सर, उसमें सिर्फ एक absent था, बाकी 23 बच्चे present थे।
दैट्स गुड, मतलब स्ट्रेंथ बहुत अच्छी रही है एग्जाम के अच्छी अंदर। रहती है सर, पूरे सेंटर की कंडीशन सर यही थी इस टाइम। और जैसे पेपर में आपको मतलब डिफिकल्टी लेवल किस प्रकार का लगा, मतलब एक्सपेक्टेशन था उसके जैसा ही था आपके लिए भी? सर मेरा क्या है कि फर्स्ट एग्जाम था एमएससी के बाद में नेट सेट जो भी था वो पहला एग्जाम यही था। ओके। तो जैसा कि अब मैंने नेट के एग्जाम देखे थे पुरानी, तो या फिर सब सॉल्व भी कर लिए थे, कुछ हम्म। पुराने क्वेश्चन देखे थे, तो उनके हिसाब से जैसे लगता है कि नेट का पेपर कठिन आता है उस हिसाब से तो मेरे को ये सरल लगा। और अच्छा। जैसे एमएससी में ग्रेजुएशन लेवल के काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो सीधे सीधे नोट्सों से आपकी क्लासों से जो नोट्स बनाए थे उनमें से सीधे सीधे क्वेश्चन थे। और एक दो क्वेश्चन पर ऐसे भी थे कि जैसे उसका कोई आंसर हमको लग रहा है कि ये भी है ये भी है, दोनों दोनों आंसर थे, अब पता नहीं वो क्वेश्चन या तो डिलीट होंगे या क्या होगा, वो बात की बात है। अच्छा, एग्जैक्टली तो जैसे वैसे और बाकी पेपर्स में जैसे क्वेश्चंस में दिक्कत होती है, वैसे यहाँ भी कुछ क्वेश्चन में रही थी आपके अकॉर्डिंग? थोड़ी बहुत मेरे को लगा कि दो चार क्वेश्चन ऐसे थे कि या तो वो एक दूसरे मतलब आंसर के साथ लिंकेज नहीं हो पा रहा था क्वेश्चन का, या हम्म। फिर वो दो क्वेश्चन या तीन ऑप्शन उनके सही आ रहे थे। तो उस हिसाब से भी, और जो पहला सेक्शन था सर उसमें ये था कि जो शिक्षण अभिरुचि वगैरह है वो तो खैर इतना हमको नहीं आता था, लेकिन जो टाइमिंग टाइमिंग लिमिट की अगर सर मैं बात करूं तो मैंने पहले जब सब्जेक्ट ही किया था तो पौने 2 से 2 घंटे लग गए थे मेरे को सब्जेक्ट करने में। ओके। तो फिर उसके बाद में जब मैंने फर्स्ट सेक्शन किया था तो सर एक क्वेश्चन आया था डाटा वाला, तो वो मेरे को लग रहा था कि अगर मैं इसमें थोड़ा टाइम दे दूंगा तो मेरे इसमें 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ओके। तो उसमें मेरे को दूसरे सेक्शन को करने में थोड़ा मेरे को टाइम कम पड़ गया, नहीं मेरी सब्जेक्ट का टाइम तो प्रॉपर सही आ गया था उसमें। फिर मेरे को लास्ट में कुछ 5 10 5 क्वेश्चन ऐसे थे कि रेंडमली फिर बिना पढ़े या पढ़े जैसे भी करके वो करने पड़े थे लास्ट में। ओके। ओवरऑल सर पेपर ठीक था, सब्जेक्ट का पेपर अच्छा था, मतलब सब्जेक्ट की तैयारी जैसी थी अकॉर्डिंग कम टाइम था, पूरी यूनिट भी नहीं हो पाई थी, तो उस हिसाब से ओके। ठीक हो गया सब्जेक्ट का ओके। पेपर तो ओके। सर। वन थिंग मोर, जैसे आपसे ऐसे पूछा जाए कि जैसे जो पेपर रहा था ना, जैसे आप पेपर दे चुके तो आपने सारा कुछ देखा है, तो जी ओवरऑल सर। मतलब कितना तैयारी करें कि जैसे अब जैसे 9 साल बाद पेपर हो गया तो अब उम्मीद है कि अगली साल भी सेट का एग्जाम 2024 में देखने को मिलेगा, है ना? तो 1 साल हाँ के सर। गैप को हम कैसे मैनेज करें, या मतलब कितनी तैयारी करने की जरूरत है ऐसे पेपर को अच्छे से क्रैक करें और हम सेट को आराम से निकाल दें? तो कितनी तैयारी सर आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए और कितना कुछ करना चाहिए अपन को? जो थोड़ा कम ही, क्योंकि नेट के लेवल के हिसाब से तो बहुत तो ज्यादा तो नहीं, पर हाँ वो कम है, मतलब उसके लेवल नेट का लेवल नहीं है इसका, जैसा नेट का लेवल अपना होता है। जिस हम्म। हिसाब से हमने तैयारी की थी उस हिसाब से क्वेश्चन थे नहीं कि अटकाने वाले बहुत ज्यादा या क्वेश्चन या दिमाग लगाना पड़ रहा हो, क्वेश्चनों में सीधे सीधे आंसर आ रहे थे जिन क्वेश्चनों को जो हम पढ़ के गए थे सीधे सीधे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जिनके बारे में सोचना पड़ रहा था या वो यूनिट हमने की नहीं थी, तो फिर उनमें या तो अंदाज से कुछ करना पड़ा या फिर लगा के कि ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता, नेगलेक्ट कर करके फिर लास्ट में जो ऑप्शन बचा फिर वो टिक करना पड़ा सर। ओके। वन वन क्वेश्चन मोर आपके लिए कि जैसे अभी जैसे पूरा जो शेड्यूल रहा था वो थोड़ा कम टाइम का ही रहा था, कि नोटिफिकेशन भी जल्दी आया, फिर टाइम भी जल्दी हाँ था जी एग्जाम सर। का ना। तो हाँ जी सर। आपके अकॉर्डिंग कितना टाइम बहुत होता है सेट की तैयारी करने के लिए? जैसे नेट में हम तकरीबन 5-6 महीने की तैयारी करते हैं ना, तो यहाँ जी सर। आपको कितना सर कितना टाइम एक्सपेक्टेड है, कि कितना टाइम अच्छा हो कि हम बेटर तैयारी कर सकते हैं इसकी? कोई भी जैसे अपने सर स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जैसे ओकेजनल सी जी तैयारी करते हैं, रूटीन में नहीं पढ़ते, एग्जाम आती है तो पढ़ते हैं, तो उस एंगल से हम्म। कितना टाइम चाहिए होगा इसको आपके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग? सर जैसे कि अब तक हमारी तो सर जैसे कम से कम क्लास दो यूनिट एक साथ चल रही है, तो सर एक यूनिट अगर चलती है तो एक यूनिट पढ़ते हैं तो थोड़ा फिर 2 4 10 5 दिन बाद ऐसा लगता है कि यार हम ये चीज पढ़ रहे हैं। और अगर 2 यूनिट या 3 यूनिट एक साथ चलती हैं तो फिर थोड़ा बदल बदल के पढ़ लेते हैं, तो फिर उसमें टाइम और ज्यादा मिल जाता है पढ़ने के लिए और मन भी करता है फिर आगे पढ़ने के लिए थोड़ा। मतलब आप ऐसा कहना चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा यूनिट लेके तैयारी करें तो भी इसकी तैयारी आराम से हो जाएगी, ऐसा कुछ? हाँ सर। हाँ सर मैं ये क्योंकि ना जब एक यूनिट ही करते हैं हम, तो आप लगा लो कि अगर हम एक यूनिट प्रॉपर करते हैं तो 1 से 1.5 महीने लग जाता है समथिंग। तो जब तक हम वो यूनिट पढ़ते हैं तो पीछे वाली यूनिट स्किप होने लग जाती है फिर धीरे धीरे, फिर वो उसका रिवाइज रिवीजन करते हैं तो फिर पीछे वाली और यूनिट हो जाती है वो फिर स्किप होने लग जाती है धीरे धीरे। ओके। ओके। अगर 2 यूनिट और 3 यूनिट साथ चलती हैं तो फिर वो यूनिट रनिंग में रहती है सर। ओके। ओके। थैंक यू सो मच, है ना? वन वेलकम सर। वन मोर क्वेश्चन आंचल, मैं आपसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में पूछना चाहता हूँ कि जैसे आज के पेपर में बीटा ऑक्सीडेशन को लेकर के क्वेश्चन था, रिकॉल कर पा रहे हैं आप?
बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स को लेकर के एक क्वेश्चन था आज के पेपर में। सर बता दो तो आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है। 1 सेकेंड मैं अभी अभी आई थिंक ऑडिबल हो गया। मुझे कोई ठीक, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नो वे, इट्स ओके। सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ ओके, मैं ये पूछना चाह रहा था जैसे आज के पेपर में मैंने जैसे पेपर को देखा तो वहाँ पे एक क्वेश्चन था बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स को लेकर के, उसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था उन्होंने। यस सर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जैसे हम नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें हम बीटा ऑक्सीडेशन को बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, जैसे कार्नेटिन का रोल भी था, चार्जिंग का रोल भी था ना, ऐसे कुछ उसमें कमेंट डाले हुए थे ऑप्शन वाइज। तो जैसे नेट का लेवल और यहाँ के लेवल में जैसे मतलब एग्जैक्टली जैसे कोई फ्रेशली कोई बच्चा एमएससी करके अभी मान लो सेट की तैयारी करे तो उसको कितना क्या डिफिकल्टी आ सकता है, मतलब उसको नेट वाले लेवल पे तैयारी करनी चाहिए या सेट वाले पे करनी चाहिए? सर वहाँ की सबसे लैंग्वेज भी बहुत टफ होती है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन होता है होते हैं, अगर पूरा क्वेश्चन अच्छे से आपने अगर बहुत डीपली पढ़ा है तो ही आप वो कर पाओगे, वरना नहीं। तो सच में बहुत क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं तो उनका डायरेक्ट आंसर था, बट अगर आपने वो टॉपिक रिवाइज किया हुआ तो आपको आ जाता, वरना नहीं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। एक और स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, कुमकुम आप सुन पा रहे हैं? यस सर। जैसे आपका सेंटर आई थिंक जयपुर रहा था। हाँ हाँ, तो आपको ओवरऑल पेपर कैसा लगा, मतलब आप जो तैयारी कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग इजी था, टफ था, मतलब क्या क्या एक्सपेक्टेशन क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मीडियम साइज था सर, ज्यादा टफ भी नहीं था, ज्यादा इजी भी नहीं था। और स्पेशली कौन से सेक्शन जैसे कि आपको लगे कि ये ज़्यादा स्ट्रांग हो तो हम आराम से ऐसे पेपर को क्रैक कर सकते हैं? हमारा सब्जेक्ट वाला सेक्शन ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, वैसे तो नेट के लिए भी और इसके लिए भी। हम्म। सब्जेक्ट पे ही ज्यादा अच्छे से फोकस करे तो कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ तो देखो क्या कि एक्चुअल में पेपर फेस्ट में भी आपको सेपरेटली पास होना कंपलसरी होता है, इन सब्जेक्ट में भी होना होता है। बट ये कि आप सब्जेक्ट को फोकस करके नेट वाला भी निकाल सकते हो, सेट वाला भी आराम से कर सकते हो ना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो ये जैसे आप लोग जुड़े थे हमारे साथ और आपके व्यूज़ आपस में आपने शेयर किए, हम लोगों ने भी आपके व्यूज़ को सुना। और जैसा कि एग्जाम को लेकर के एक्सपेक्टेशन था ऑलमोस्ट, जैसे कि लगभग एक्सपीरियंसेस सबके वैसे ही गए हैं और वैसा ही रहा है। तो आई होप अलका अब मुझे इन सारे व्यूज़ को सम अप कर देना चाहिए और एज ए माई ओपिनियन क्या चीज़ें थी वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ अभी। जी सर। ओके ओके, थैंक यू। तो देखिए, मेरे लिए तो बहुत ऐसा गुड वाइब्स सा डे है कि आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ मैंने अभी सुने और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यू आर द यंग वंस जो कि सब्जेक्ट में आगे अब लीडरशिप के लिए रेडी हैं। तो पहले तो गुड लक आप सभी को, और मैं चाहता हूँ कि आपके रिजल्ट के बाद में दोबारा से आप लोग ऐसा ही एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करें और मैं आप लोगों को काफ़ी सारा कॉन्ग्रेचुलेट भी करूँ और गुड विशेष भी दूँ दोबारा से। तो आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। और जहाँ तक बात आज के पेपर की आती है तो एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जैसे सब्जेक्ट के लाइफ साइंस के एंगल से बात की जाए तो जैसे पेपर्स के क्वेश्चंस को एक बार हम ओवरऑल देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि पेपर है वो मॉडरेट जैसा ही था, मतलब कि टफनेस बहुत ज़्यादा नहीं थी। हालांकि ऐसा जरूर था कि कुछ चीज़ें जो पढ़ेंगे आप तभी कर पाएंगे या जिनके बारे में पता होगा तभी कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। हालांकि एक सेक्शन ऐसा भी होता है जो कुछ नहीं आता है तो खैर वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उस एंगल से भी जाते हैं, लेकिन स्कोरिंग ही मैटर करता है ना। जैसे आप लोग अटेम्प्ट करके आ गए, आपने अटेम्प्ट भी किया होगा, सारा ही आपने अटेम्प्ट किया है, लेकिन स्कोर के बेस पे ही जो सिलेक्शन है, कट ऑफ है, उसमें आप स्टैंड करेंगे। तो
क्वेश्चन अटेम्प्ट करना एक अलग चीज़ है, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आपको मार्क प्राप्त होंगे, वो एक वैल्यूबल पॉइंट होता है। तो आई होप आप लोगों के जो आंसर्स हैं वो आपने बहुत अच्छे ही किए होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके बहुत अच्छे रिजल्ट भी रहेंगे। तो एक तो ये था कि जैसे मेरा खुद का भी ऐसा ही ओपिनियन है कि नेट का जो स्टैंडर्ड है और राजस्थान सेट के स्टैंडर्ड के अंदर एज एन एक्सपेक्टेशन उतना डिफरेंस तो रहा था पेपर में भी। और वहाँ डाउट्स का लेवल बहुत कम होता है, और यहाँ डाउट्स का लेवल भी था, कुछ क्वेश्चंस में डेफिनेटली डाउट भी थे, ऑप्शंस के अंदर भी इश्यूज थे, और क्वेश्चन को पूछने के तरीके में भी चेंजेस थे ना, जैसे कि एज ए सी एस आई आर एक्सपर्ट आपसे बात की जाए तो ऐसा है कि जैसे सी एस आई आर के क्वेश्चन में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और लैंग्वेज को समझना ही क्वेश्चन को सॉल्व करने जैसा होता है। यहाँ लैंग्वेज ही प्रॉब्लम है देखा जाए तो, यहाँ लैंग्वेज में मिस्टेक्स हैं। और कुछ क्वेश्चन जो कि मेरे लास्ट पेपर्स के एक्सपीरियंस से मैं आपको ऐसे डेफिनेटली ऐसे कह सकता हूँ कि सी एस आर के क्वेश्चंस को इन्होंने कॉपी किया है, और कॉपी करते समय थोड़ा सा उनका मॉडिफिकेशन भी किया है। तो इकोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, जेनेटिक्स में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, बाकी सेक्शन में भी ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको वहाँ से लिया गया है, लास्ट पेपर से लिया गया है, और उनको थोड़ा सा मॉडिफाई जरूर किया गया है। और मॉडिफिकेशन में काफ़ी टाइम तो इवन जो ऑर्गेनिज्म है, उस स्पीसीज है, उसका नाम भी वो का वो ही लिया है। तो अगर आप लास्ट पेपर्स को देखेंगे तो अ, आप खुद शॉक्ड होंगे कि एज इट इज़ वहीं से उठाया गया है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जरूर था। और ये एक एक्सपेक्टेशन का पॉइंट भी था। जैसे एग्जाम से पहले भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई, और मैंने स्टूडेंट से इंटरेक्शन किए थे, वहाँ भी मैंने आपको यही बात कही थी कि अगर लास्ट पेपर से आप गो थ्रू हो जाते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें रीलुक में आ जाते हैं, और आपको एग्जैक्टली थोड़ा सा आइडिया लगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो ऐसा कुछ यहाँ रहा था। ठीक है, क्वेश्चंस में ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में एरर्स भी थे, और ऑब्जेक्शंस भी उन पे आई होप डेफिनेटली ही जाने वाले हैं, डेफिनेटली जाएंगे। एंड दूसरा, जैसे कि आप लोगों के फ्यूचर के रिगार्डिंग या आप लोगों के लिए फ़ायदे के हिसाब से बात करें तो जैसे कि आफ्टर 9 ईयर तो ये हो ही गया है एग्ज़ाम। एक्सपेक्टेशन यही है कि 2024 में दोबारा से सेट का एग्जामिनेशन होना चाहिए। और क्योंकि पैटर्न में डिफरेंस है ना, एग्जामिनेशन पैटर्न सेट का साल में एक ही बार होता है, नेट का 2 बार होता है, हालांकि कोरोना से थोड़ा सा ये इंटरप्ट हुआ है, बट रूटीन पैटर्न यही होता है। तो सेट में हमारे पास ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि 1 साल का टाइम है, जबकि नेट में आपके पास जो टाइम है वो जैसे जून में एग्ज़ाम आ रहा है और फिर दिसंबर में भी आ जाएगा। तो अगले सेट आने से पहले आपके पास 2 नेट के एग्ज़ाम आ जाएंगे। और इससे भी बड़ी बात ये होती है कि सेट ओनली स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसके बिहाफ के ऊपर आप केवल राजस्थान के अंदर हायर एजुकेशन सिस्टम में जा सकते हैं, फेलोशिप नहीं है। बट सी एस आई आर में फेलोशिप भी है, और ऑल इंडिया एलिजिबिलिटी आपके पास आ जाती है। तो यहाँ आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेटर ही रहने वाली है। देन आफ्टर आपको नेक्स्ट टारगेट सी एस आई आर पे जाना चाहिए। और आपका जो लेवल है ना, जैसे मेरा पर्सनल आपको सजेशन या जो भी वीडियो देख रहे हैं उन सबको यही सजेशन रहेगा कि यू हैव टू मेंटेन ए लेवल दैट इज अकॉर्डिंग टू द सी एस आई आर, क्योंकि सिलेबस एग्जैक्टली वही फॉलो होना होता है। और जैसे कि अब बाकी सारी चीज़ें भी कमेंट्स में भी आएंगी, ऑब्जेक्शंस भी इतने सारे राइज होंगे, उनको भी मिटिगेट किया जाएगा। तो एजेंसीज को सोचना ज़रूर पड़ेगा कि चीज़ों को सुधारना पड़ेगा, और अगर ऐसा कुछ सुधार आता है तो डेफिनेटली वो नेट की तरफ ही जाएगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं या जिनको नेक्स्ट एग्जाम्स में जाना है ना, तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से माइंड में रखें कि लेवल आपका बहुत करेक्टली सी एस आर के अकॉर्डिंग मैच करना चाहिए, और फिर सेट वाले तो आप बहुत आराम से भी कर पाएंगे। और एग्जैक्टली टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए तो आई होप 5 से 6 महीने इन सभी एग्जाम के लिए पर्याप्त होता है। अगर आप फ्रेशली सेट की तैयारी करेंगे तो भी आप 5-6 महीने के अंदर आराम से इनको कर सकते हैं। और नेट की प्रिपरेशन जैसे रूटीनली आप जानते हैं कि 5-6 महीने के अंदर स्टूडेंट बहुत आराम से कर लेते हैं। तो ओवरऑल अगर पेपर को देखें, आप लोगों के कमेंट्स की बातें करें, और
एज ए एक्सपर्ट मेरे कमेंट्स को इसमें ऐड करूँ, तो एक अच्छा डे था आप लोगों के लिए। और आप लोगों ने डेफिनेटली अपने सारे एफर्ट्स इसमें डाले हैं और बहुत अच्छा आपका रिजल्ट भी होना चाहिए। हालांकि अभी कुछ स्टेप बाकी हैं, जैसे कि अभी आंसर कीज भी आएंगी, और आंसर की के बाद में ऑब्जेक्शंस के लिए भी आपको विंडो ओपन होगा, तो आप ऑब्जेक्शन भी राइज करें। और एक कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि स्टूडेंट्स के अंदर एक छोटा सा एक वो माइनस पॉइंट होता है कि एग्जामिनेशन के बाद में इन चीज़ों को आपको लेफ्ट नहीं करना होता है। आप अपने क्वेश्चन पेपर को, है ना, संभाल के रखेंगे। आपके जो ओएमआर सीट की जो कॉपी है उसको आप संभाल के रखेंगे, और बेटर है कि आपने ओएमआर में जो किया है उसको पेपर में आप टिक कर लें। हार्ड कॉपी में आपके पास पेपर अवेलेबल है तो आप उसमें टिक भी कर लें, और इस चीज़ को आप अपने पास संभाल के रखें, क्योंकि ऑब्जेक्शन लगाते समय भी आपको काम में लेना है और फाइनली भी आपको काम में लेना है, और आगे भी आपको काम में लेना है। यानी कि अगर आपका हो जाता है सेट, उसके बाद में भी आपको नेक्स्ट एग्जामिनेशन में या कभी भी नेक्स्ट प्रिपरेशन करनी है या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना, तो वहाँ पे भी आपके रिसोर्सेज में ये चीज़ आपके काम आएगी, है ना। तो आपको इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से रखना है, कैरी करना है अपने साथ में, और एज ए रिसोर्स आपका ये प्रॉपर्टी है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान देंगे, और जैसे ही आपको थोड़ा सा ऐसे फीलिंग हो टाइम वाइज, तो आप क्वेश्चंस को दोबारा से रीलुक करना, एक एक क्वेश्चन को दोबारा से समझना, क्योंकि देखिए कि पर्सनल थोड़ा सा सजेशन ये है कि आप लोगों को एक बहुत लंबी जर्नी पे जाना है अभी। आपके टारगेट के बाद में नेक्स्ट टारगेट, फिर नेक्स्ट टारगेट, ऐसे पूरा सीक्वेंस है। तो आप लोगों को ये मानिए कि आपका बिगिनिंग है ये, तो आपको एक लंबा सफ़र तय करना है, और उसमें ये चीज़ें आपकी हैबिट में होनी चाहिए कि आप एक पार्ट पूरा करते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के लिए जाते हैं, और उसमें ये हैबिट आपके बहुत काम आती है। तो आप इन चीज़ों से पूरा फ़ायदा उठाएंगे, एज ए रिसोर्स यूज़ करेंगे अपनी प्रिपरेशन को। दोबारा से एक नया पार्ट उसमें ऐड करना है, एक नया स्टैंडर्ड ऐड करना है, और आपको नेक्स्ट, जैसे आपको जेआरएफ के लिए ऑप्ट करना है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि राजस्थान के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर राजस्थान के स्टूडेंट्स की बात करें तो इससे बेटर टाइम राजस्थान के अंदर कभी नहीं आया। मैं मेरे पर्सनल कमेंट में ये सबसे हाई टैग में आपको शेयर कर रहा हूँ कि राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर 2023 से बढ़िया टाइम आप लोगों के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि सेट हो रहा है, आपके पास 2 नेट के एग्ज़ाम आ रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। तो हायर एजुकेशन का पूरा सिनेरियो आप लोगों के लिए एकदम से रेडी है, एंड जस्ट यू हैव टू वर्क हार्ड, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से आपको काम करना है। हर स्टेप के अंदर जो डिफ़िकल्टीज हैं उनको सबको एनालाइज करना है, जो पॉसिबिलिटीज हैं उन पे पूरा फोकस करना है, और आउटपुट्स आपको देने हैं। और आई एम सो हैप्पी टू से वर्ड्स फॉर बिल्स, और आई एम थैंकफुल, यहाँ पे अलका जुड़े हुए हैं। तो कि ये जो पूरा सिनेरियो है इसमें बहुत अच्छे से ये लोग काम कर रहे हैं, और आप लोगों को जहाँ भी डिफिकल्टी आती है, मैं कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करता हूँ कि ये आप लोगों की हेल्प के लिए रेडी होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप मूव करते रहिए, और आई होप का इसका डिस्कशन वीडियो भी जल्दी ही आप लोग शेयर कर देंगे। जी सर, बिल्कुल। हाँ, तो डिस्कशन वीडियो से भी आपको गो थ्रू होना है। देन नेक्स्ट आपके टारगेट्स क्या हैं वो मैंने आपको अभी शेयर किए हैं, आपको उनकी तरफ भी जाना है। और एक बेटर टुमारो है कि मतलब 2023 से बेटर कुछ नहीं हो सकता, और आज के टाइम पे तो कुछ नहीं हो सकता। तो जस्ट रिमेंबर माय वर्ड्स, एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच कि आपने आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और मुझे भी इससे थोड़ा इजीनेस हुआ कि हाँ, मेरे व्यूज और आपके व्यूज में काफ़ी समानता थी। मुझे काफ़ी खुशी भी हुई कि आप लोग भी बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं चीज़ों को। दैट्स गुड, दैट्स ए गुड क्वालिटी फॉर ऑल ऑफ यू। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, एंड थैंक यू अलका, एंड दिस इज नाउ कैरी टू यू। सर,
this is all about your reviews. Thank you so much. Okay.